आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर जो है अपना फिजिकल वर्ल्ड, इसका आगाज करने वाले हैं। बात करने वाले हैं कि क्या है ये फिजिकल वर्ल्ड, क्या है ये फिजिक्स। समझेंगे हम लोग इसको बारीकी से, परत दर परत, बढ़िया से समझा जाए। पहले सबसे एक बात, बहुत ही खास चीज, कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड नाम का ये जो चैप्टर है छोटा सा एनसीईआरटी में पहला चैप्टर, इस चैप्टर से किसी भी तरीके के आपके बोर्ड एग्जाम या नीट जेई या किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम हो, वहां पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर आखिर इस चैप्टर को दिया किस लिए गया है, क्या अहमियत है इस चैप्टर का, उसको समझ लो आप। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमको कहीं घूमने के लिए जाना है, जैसे दिल्ली, हमको घूमने के लिए जाना है, पहली बार हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमको दिल्ली जाना है घूमने के लिए तो क्या करेंगे? सबसे पहले फोन निकालेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे मोस्ट फेमस प्लेस इन क्या, दिल्ली। वहां पर घूमने के लिए कौन कौन सी अच्छी जगह है, क्या है, नहीं है, सर्च करेंगे, जानेंगे। पता चला अरे लाल किला है घूमने के लिए, जमा मस्जिद है वहां पर, वहां जा सकते हैं, वहां पर अक्षरधाम मंदिर है, वो सब फेमस चीज है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। ठीक, तो वहाँ के बारे में जाने, कुछ खास चीज़, कुछ वहाँ का हिस्ट्री वगैरह जाने, वो सब चीज़ प्लेस के बारे में, तो एक एक्साइटमेंट सा पैदा हुआ खुद में। और फिर जब हम लोग वहाँ गए तो वो जगह पर घूमे और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ हम लोगों को। नहीं हम लोग जान रहे हैं इसके बारे में, थोड़ा तो जान रहे हैं। तो कहीं पर भी जब घूमने जाते हैं तो जाने से पहले जो गूगल पर सर्च करते हैं ना कि अच्छा वहाँ पर क्या क्या है, कैसा है, क्या क्या चीज़, बस वही काम हम लोग आज इस फिजिकल वर्ल्ड में करने वाले हैं। यानी कि जब हम लोग फिजिक्स की दुनिया में अपना कदम रखने वाले हैं ना, तो उससे पहले जरा सा देख लेते हैं कि आखिर आगे चलकर हमको क्या क्या चीज मिलने वाला है, क्या क्या चीज आगे होने वाला है। बस यही चीज है ये फिजिकल वर्ल्ड नाम का चैप्टर का काम। इससे कहीं पर कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक, बस एक छोटा सा क्या है, एक इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का, बस और कुछ नहीं। आप एक बात समझो, इस फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले हम लोग को आज बात करना है कि क्या होता है फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, क्या है, क्या ये फिजिक्स? हाँ, सोचो जरा, क्या जवाब दोगे इस व्हाट इज फिजिक्स? बहुत ही खूबसूरत सा चीज है बाबू फिजिक्स। यहां पर अपने आसपास में जितना भी नेचुरल फिनोमिना आप देख रहे हो, प्रकृति में जितनी भी तरह की घटनाएं घट रही हैं, हर चीज के पीछे क्या लगा है, फिजिक्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिजली का चमकना हो, या फिर बारिश का होना, ये धूप का निकलना हो, या तारों का टिमटिमाना हो, किसी चीज को देखना, लाइट, ये सब जगह क्या है, फिजिक्स है। हाँ, फिजिक्स नहीं तो क्या मतलब? जितना भी नेचर और नेचर में जितना भी फिनोमिना हो रहा है, हर चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसके कारण के बारे में स्टडी करेंगे। कहां पर? फिजिक्स में। ठीक है, ये जो नेचर या नेचुरल वर्ल्ड है, प्रकृति में जितना भी घटना हो रहा है, उसका अगर हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं, वही मेरा फिजिक्स कहलाता है। क्या लिख सकते हैं कि इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। क्या लिखे? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। प्रकृति और प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में जो हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वही मेरा क्या है, फिजिक्स है। साइंटिफिक स्टडी कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर ये जो पेन है, इसको अगर छोड़े तो ये नीचे गिरा, तो सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ते कि पेन को छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, ये पढ़ते हैं कि पेन को छोड़ेंगे तो वो नीचे क्यों गिरेगा, किस वजह से गिरेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, क्यों गिरेगा।
अगर इतना हाइट से छोड़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा गिरने में, इतना हाइट से छोड़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा गिरने में, सारा चीज क्यों कैसे हर चीज को बतलाने वाला कौन है, फिजिक्स है। जो भी नेचर में घटना घट रहा है वो क्यों घट रहा है, कैसे घट रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है, ये सब बतलाने वाला कौन है, फिजिक्स है ना। ये जो आप लोग फोन पर जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, इस पर भी क्या कौन लगा है, फिजिक्स ना। फिजिक्स वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह जितना ज़्यादा इन्हेंस होता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता चला गया ना। तभी तो आज ऐसा सिचुएशन में भी हम लोगों के बीच एक इंटरेक्शन बना हुआ है ना, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन बना हुआ है। आप पढ़ पा रहे हो और हम पढ़ा पा रहे हैं ना। ये सब क्या है, फिजिक्स का ही तो देन है, टेक्नोलॉजी का ही तो देन ना। तो फिजिक्स ही है वो। ठीक, आगे एक बात जानो, फिजिक्स में मैथ का भी बहुत अहम रोल है, मैथ का भी बहुत अहम रोल होता है। ये बात आप ध्यान रखना, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फिजिक्स जो है उसको समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स का एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज होता है ना, जो कि फिजिक्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। जैसे कि अगर क्या कहते हैं F बराबर ma लिखा हुआ है, फोर्स बराबर क्या है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास और एक्सलरेशन का अगर प्रोडक्ट करते हैं, गुना कर देते हैं दोनों को, तो हमको क्या मिलता है, फोर्स। तो यहाँ पर इस फिजिक्स के इस लॉ को बतलाने के लिए मैथ का एक काम पड़ा। आगे चल करके हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैथमेटिक्स का पोर्शन है जिसका फिजिक्स में बहुत काम पड़ता है। तो आप एक बात ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स के लिए एकदम ऐसे एज अ लैंग्वेज की तरह काम करता है। अगर हमको फिजिक्स को समझना है तो मैथ के भाषा में ही हम लोग फिजिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बात और छोटा सा आप नोट कर लोगे, क्या चीज़ नोट डाउन कर लोगे कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये आप ध्यान रखना। फिजिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ तो है, लेकिन आपको पता भी है कि मैथमेटिक्स का जो आखिर इतना निर्माण हुआ है, मैथ में जो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा चीज़ पढ़ते हैं 11th-12th में, जब आप इंटर करोगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा जिसका तो जनरल डे टू डे लाइफ में कोई काम ही नहीं है। कितना काम है हम लोगों को मैथमेटिक्स का, जोड़ घटा गुना भाग, इससे ज़्यादा क्या, पैसा गिनना है, देना है, लेना है, काम करना है, हो गया। लेकिन उसके अलावा भी मैथमेटिक्स में बहुत कुछ पढ़ना होता है, और वो पढ़ने का कारण क्यों हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की वजह से। बहुत लोगों के सर में दर्द हो जाता है मैथमेटिक्स का नाम सुन करके, बायो वालों के साथ। तो ये जो मैथमेटिक्स का जो उत्पत्ति हुआ है, मैथमेटिक्स आया, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की वजह से आया। ये बात आप जान लो। हाँ, अगर क्या कहते हैं फिजिक्स और फिजिक्स का एक्सप्रेशन वगैरह को, लॉ वगैरह को, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने में हमको सहूलियत होने लगा, किस वजह से, मैथमेटिक्स की वजह से। मैथमेटिक्स आने लगा तो हम लोग फिजिक्स में मैथ को मिला दिए और मिला करके आगे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लग गए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स भी एक अहम रोल अदा करता है फिजिक्स के जीवन में ना। फिजिक्स और मैथ एक हस्बैंड वाइफ की तरह होता है, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, फिजिक्स का अहमियत तो है, वो कहा भी जाता है, कहावत भी है, फिजिक्स इज़, एक बात ध्यान रखना, एक कहावत भी है बहुत अच्छा फेमस, कि फिजिक्स इज़ द किंग ऑफ साइंस, वाइल, जबकि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन। मैथमेटिक्स इज़ द क्या, क्वीन। हाँ, अगर फिजिक्स साइंस का राजा है तो मैथमेटिक्स क्या है, रानी। कहने का मतलब यही हुआ कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स को अगर अच्छे तरीके से हम लोग को डील करना है तो हम लोग को मैथ को भी अहमियत देना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग फिजिक्स को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह हम बात किए हुए थे, पढ़ाए हुए हैं थोड़ा बहुत ना, तो वो सब चीज़ का यूज़ पड़ेगा फिजिक्स में बहुत ज़्यादा। ठीक, अब एक बात ध्यान रखो आप, ये जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं ना हम लोग, नेचर का, नेचुरल वर्ल्ड का ना, अच्छा ठीक है, तो देखो आप ज़रा सा, साइंटिफिक स्टडी दो तरीके का होता है, या यूँ कहें कि फिजिक्स जो है
फिजिक्स को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो फिजिक्स में दो लॉ को फॉलो करते हुए आगे का काम किया जाता है। एक होता है यूनिफिकेशन और एक होता है रिडक्शनिज्म। दोनों के बारे में एनसीईआरटी में डिटेल में है। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, इसको मिटा रहे हैं और फिर हम आगे यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म के बारे में बात करते हैं। क्या है, बात करते हैं आगे। फटाफट से हेडिंग दे देना है, देयर आर टू फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी देयर आर टू बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। दो बेसिक लॉ होता है जिस पर कि फिजिक्स काम करता है। एक होता है यूनिफिकेशन और एक होता है रिडक्शनिज्म। क्या है यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, इसको समझते हैं। जैसे हम लोग पहले बात करेंगे यूनिफिकेशन के बारे में। कोई खास चीज है नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको ये सबको याद करना है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है। बस एक छोटा सा ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन ले लिए, बस छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा सा, यूनिफिकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि प्रकृति में बहुत सारे घटनाएं घट रही है, ठीक, तो उन सभी घटनाओं को कोशिश करना है कि कम से कम लॉ में ही उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। जैसे कि मान लो क्या आते हैं, ये पेन है, इस पेन को अगर हम छोड़े तो ये नीचे गिरा। क्यों गिरा भाई? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरा, ठीक। अच्छा, इससे एक्सप्लेन कर दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स से इस घटना को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखो, जैसे कि अगर सन है, सन के चारों तरफ जो क्या है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, अर्थ चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो सन के चारों तरफ जो अर्थ चक्कर लगा रहा है, अर्थ चक्कर लगा रहा है, उसके पीछे भी क्या कारण है? सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी वजह से ये क्या हो रहा है? घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। इसके बारे में हम लोग सर्कुलर मोशन नाम के चैप्टर में जानेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। तो यहां पर क्या काम किया? ग्रेविटेशनल फोर्स काम किया। ठीक उसी तरीके से जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों ओर, अर्थ है अगर, तो अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूम रहा है गोल गोल। सैटेलाइट कहने का मतलब वही जो नासा या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से क्या कहते हैं भेजा जाता है अंतरिक्ष में, ताकि क्या कर सके, अर्थ का बहुत बहुत जगह का पिक्चर वगैरह लिया जा सके। टीवी वगैरह अगर चलाना हो, रेडियो चलाना हो, तो यहाँ से सैटेलाइट से ऊपर जाता है सिग्नल, वहाँ से सैटेलाइट से सिग्नल नीचे आता है, और वो सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ ही चक्कर लगा रहा होता है। अर्थ अगर घूम रहा है तो अर्थ के साथ साथ ही चक्कर लगा रहा होता है। तो वो घूमना, उसके पीछे भी ग्रेविटेशन ही है, ठीक है। हम लोग जानेंगे, ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर है अपना फिजिक्स में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस तरीके से जैसे कि ये सब घटना वगैरह है, इन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। उसी तरीके से बहुत सारा फिजिक्स में नियम होता है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को नहीं बनाया जा सकता है, नहीं उसको खत्म किया जा सकता है, ये एक लॉ हुआ। इस पर भी बहुत सारा चीज 12th में पढ़ोगे, एक किरचॉफ्स का लॉ होता है, ठीक है। तो वो सब चीज इस पर आधारित होता है। फिर उसके बाद और भी बहुत जगह जगह पर तुम लोग को एनर्जी का इस तरीके का काम पड़ेगा। एक लेंज लॉ होता है, 12th में हम लोग को पढ़ना है। तो वो सब चीज पर भी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही मेरा काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत सारा चीज है। तो बहुत सारा घटना वगैरह को कोशिश किया जाता है कि क्या एक छोटा सा नियम से हम लोग क्या कर सके, एक्सप्लेन कर दे। जैसे कि क्या कहते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे, स्टीफन हॉकिंस, सुने हो नाम इसका? वो क्या कहते हैं, मतलब पैरालाइज थे वो, क्या कहते हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था। खैर कोई नहीं। तो स्टीफन हॉकिंस जो थे वो भी कोशिश किए थे कि फिजिक्स का जितना भी, मतलब आसपास में जितना भी फिनोमिना हो रहा है नेचर में, उन सब को फिजिक्स के एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दे, जिस लॉ का नाम था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। 11th में चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर, ठीक है। तो वहां पर हम लोग जानेंगे क्या होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो सब चीज के बारे में। तो उसी लॉ से उन्होंने कोशिश किया था कि नेचर में जितना भी घटना वगैरह घट रहा है उसको एक ही लॉ से क्या करे, एक्सप्लेन कर देने का। फिर भी बहुत हद तक वो क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर दिए थे, पूरी तरीके से नहीं कर पाए थे, लेकिन क्या कहते हैं बहुत हद तक उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर आगे क्या कहते हैं, ऐसे हम लोग को 12th में आगे चल करके एक पढ़ना है चीज़, क्या कहते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने भी क्या कहते हैं बहुत हद तक ऐसा किया है कि बड़ा बड़ा फिजिक्स का ब्रांच है ना,
उसमें बहुत सारा नियम कानून वगैरह को एक ही लॉ से डिफाइन कर दिया। 12th में एक चैप्टर का नाम जानोगे तुम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये एक 12th का चैप्टर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में। ठीक है, अगर जनरल कोचिंग वगैरह में पढ़ाया जाए तो कम से कम 1-2 महीना तक तो लग ही जाता है, बहुत लंबा चैप्टर होता है ये। ठीक है, आप मेरा प्लेलिस्ट में भी देखोगे तो बहुत लेक्चर लग गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक को पूरा पढ़ने में। ठीक है, अच्छा, तो उसको भी क्या कहते हैं, मैक्सवेल ने सिर्फ एक लॉ आता है, गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसी लॉ से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक को एक्सप्लेन कर दिया था उन्होंने। ठीक है, फिर क्या कहते हैं आगे है करंट वगैरह के बारे में, करंट है, एसी है, ये सब को भी क्या है उन्होंने एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दिया। आगे फिर भी क्या कहते हैं और सब भी लॉज वगैरह है, सब कुछ के लिए बस क्या है, एक ही लॉ से बड़ा बड़ा फिजिक्स का ब्रांच जो है उसको इन्होंने, मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म हो, क्या कहते हैं ये मैग्नेटिज्म हो या फिर क्या ईएम वेव हो, वो सब चीज़ क्या कहते हैं सारा का सारा पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म या ये सब पढ़ने में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उन्होंने बस एक इक्वेशन दिया था और उसी एक इक्वेशन की मदद से बड़ा बड़ा फिजिक्स का ब्रांच वगैरह को डील कर दिया था। 12th में ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को डिटेल में जानना है। ठीक है, तो यूनिफिकेशन का मतलब यही हुआ कि टू एक्सप्लेन, लिख सकते हैं टू एक्सप्लेन मोड वन और मोड फिनोमेना ऑफ नेचर with help of a single law। ठीक है, क्या यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, टू एक्सप्लेन वन और मोर फिनोमिना ऑफ नेचर विथ हेल्प ऑफ अ सिंगल लॉ। प्रकृति में होने वाले एक या एक से अधिक घटनाओं को एक अकेले लॉ से, एक अकेले नियम से एक्सप्लेन कर देना ही यूनिफिकेशन कहलाता है। सिंपल सा इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक, फिर आगे जो है बात करते हैं हम लोग रिडक्शनिज्म के बारे में। ये क्या हुआ, रिडक्शनिज्म कहने का मतलब क्या हुआ, ये छोटा सा चीज है रिडक्शनिज्म कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ करके पढ़ना ही रिडक्शनिज्म कहलाता है। जैसे कि मान लो एटॉमिक रिएक्टर है, हमको क्या करना है, एटम बम ब्लास्ट करके और क्या करना है भाई, तो ऊर्जा उत्पन्न करना है, एनर्जी उत्पन्न करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, करंट बनाना है। तो क्या क्या करते हैं, तो क्या कहते हैं एटम, सबसे पहले तो एटम ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद हीट डेवलप हुआ, उस हीट से हम लोग पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं तो भाप बनता है, भाप बनने से वो टरबाइन में क्या कहते हैं डायनेमो मोटर लगा रहता है, उसका पंक्ति पे प्रेशर पड़ता है, वो डायनेमो घूमता है और घूमने के बाद उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर एटॉमिक रिएक्टर, ये एक सिस्टम है, बड़ा सा सिस्टम, जैसे कि क्या बोले एटॉमिक रिएक्टर है, ये एटॉमिक रिएक्टर है। ठीक है, तो एटॉमिक रिएक्टर तो एक मेरा क्या हो गया, ये मेन सिस्टम है, मेन सिस्टम है। अब इसी मेन सिस्टम का जो पार्ट है वो कौन कौन सा पार्ट है भाई, तो पार्ट है एटम, क्या यानी कि यूरेनियम। ठीक है, एटम यानी कि यूरेनियम, उसके बारे में हमको अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या हीट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर वेपर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि गैस वगैरह के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद ये गैस से प्रेशर बनता है तो हम लोग को प्रेशर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद उससे मोटर घूमेगा, उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना होगा। तो हम लोग को एटॉमिक रिएक्टर बनाने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में अगर पढ़ना है तो हमको सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा, ये सब का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग एटॉमिक रिएक्टर के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो रिडक्शनिज्म का यही मतलब हो गया कि किसी भी बड़े सिस्टम को अगर हमको पढ़ना है तो उसमें लगने वाला या काम आने वाला जो भी पार्ट सब होता है, छोटा छोटा चीज़, उन सबको हमको बारीकी से पहले पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, उसका जो बेसिक चीज़ है उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग इस पर बात करेंगे। जैसे कि कार का है, तो कार का चलना, तो उसमें क्या होता है भाई, फ्यूल जलता है, या बाइक ही है, बाइक चलना तो उसमें क्या होता है, फ्यूल जलता है, पेट्रोल जलता है, तो पेट्रोल कैसे जलता है, क्या है नहीं है, कितना गर्मी पैदा करता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, कि पेट्रोल के जलने से कितना प्रेशर वगैरह क्रिएट होता है, जिससे कि पिस्टन दबता है, तो पिस्टन का प्रोसेस, प्रेशर का प्रोसेस, फिर उसको करने से वो चक्का घूमता है,
वो चैन लगा रहता है मोटर वगैरह, उससे फिर चैन से वो घूमता है पहिया। तो हर चीज़ को पार्ट बाय पार्ट सारा सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके बाइक के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एटॉमिक रिएक्टर है तो उसमें पहले जो जो पार्ट लगा उन सब का पढ़ना पड़ेगा अच्छे से डिटेल में इन सबको पार्ट को, तब जा करके हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिएक्टर के बारे में अच्छे से डिटेल कर सकते हैं। एटॉमिक रिएक्टर वही हुआ, एटम बम से क्या कहते हैं कि ब्लास्ट करके बिजली को पैदा करने का जो मशीन या क्या कहते हैं फैक्ट्री होता है या जो भी चीज़, उसको ही हम लोग एटॉमिक रिएक्टर कहते हैं। तो रिडक्शनिज्म के बारे में क्या लिख सकते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ, क्या लिख सकते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ मेजर सिस्टम पार्ट बाय पार्ट। इट इज़ द स्टडी ऑफ मेजर सिस्टम पार्ट बाय पार्ट, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट ऑफ अ लार्ज सिस्टम। ऐसे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ कंस्टिट्यूएंट सिस्टम, constituents parts of the large system। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ द लार्ज सिस्टम, जैसे कि अगर कोई बड़ा सा कोई सिस्टम है तो उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, यानी कि वो कोई बड़ा सा सिस्टम जो है वो जिन जिन चीज़ों से बना हुआ है उसके बारे में पढ़ाई करना ही मेरा क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म कहलाता है। ये तो यूनिफिकेशन हो गया, रिडक्शनिज्म हो गया। इसको याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा चीज़ समझना है आपको। इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब हम लोग हेडिंग देंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्या होता है स्कोप ऑफ फिजिक्स, इसको समझो। स्कोप कहने का मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स पढ़ने के बाद क्या क्या स्कोप हो रहा है, क्या क्या जॉब लगेगा, वो उस चीज़ के बारे में नहीं है। स्कोप ऑफ फिजिक्स कहने का मतलब ये हो गया कि फिजिक्स को दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक स्टडी, मैक्रोस्कोपिक स्टडी होता है, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है। दो तरीके से स्टडी किया जाता है फिजिक्स का, पढ़ाई किया जाता है फिजिक्स का। फिजिक्स को दो तरह से पार्ट में बांटा गया है। मैक्रोस्कोपिक कहने का मतलब इसमें हो गया कोई भी बड़ा चीज, लार्ज यानी कि बड़ा चीज का पढ़ाई करना, और माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या बोलते हैं? वेरी स्मॉल यानी कि बहुत ही छोटा छोटा चीज का पढ़ाई करना ही मेरा माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाता है। जैसे कि मैक्रोस्कोपिक स्टडी कहने का मतलब ये हो गया, ये मेरा आता है क्लासिकल फिजिक्स, इसको कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है इसको। एक पार्ट ये मैक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब मैक्रोस्कोपिक मतलब हो गया क्या? फिजिकल क्लासिकल फिजिक्स। और माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहने का मतलब होता है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। ये क्वांटम फिजिक्स, और इसका मतलब क्या हुआ? क्लासिकल फिजिक्स यानी कि मैक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब बड़ा चीज का पढ़ाई करेंगे अगर तो उसको अलग बांट दिए हैं, छोटा चीज का पढ़ाई करेंगे तो उसको अलग बांट दिए, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक स्टडी कहा जाता है। और इसको छोटा चीज का पढ़ाई करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी, बड़ा चीज का पढ़ाई करेंगे तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी। और छोटा चीज का जो पढ़ाई करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी यानी कि उसको क्वांटम फिजिक्स बोला जाता है। बड़ा चीज का पढ़ाई करना यानी कि मैक्रोस्कोपिक स्टडी, और उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इस क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत तुमको 11th का जो है ऑल चैप्टर आ जाएगा ना। इसमें हम लोग क्या कहते हैं? बड़ा बड़ा चीज़ का ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। 11th का ऑल चैप्टर हो गया। फिर 12th का भी ऑल चैप्टर समझ लो, क्या कहते हैं? वो सब मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़ा बड़ा चीज़ का पढ़ाई। 12th का सिर्फ एक पोर्शन है, क्या कहते हैं, जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स क्या कहते हैं? 12th का ही चैप्टर है जिसमें सेमीकंडक्टर वगैरह सब आता है।
सेमीकंडक्टर यानी कि एलईडी बल्ब वगैरह होता है ना, वो सब सेमीकंडक्टर का बना होता है, ठीक है। और सोलर प्लेट, सोलर सिस्टम वगैरह सब, तो वो सब चीज़ जानेंगे हम लोग। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है, नया आधुनिक अब जो फिजिक्स आया है, वो फिजिक्स मेरा क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आता है। उसमें हम लोग छोटा छोटा चीज़, कहने का मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या कहते हैं वो सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, वो सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। छोटा छोटा चीज़, यानी कि एटम के अंदर चले जाएंगे हम, तब पढ़ाई करेंगे, तो वो मेरा माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाएगा, क्वांटम फिजिक्स कहलाएगा। क्लास 11th में कि केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर आपको मिलेगा केमिस्ट्री में, वो भी क्या है, फिजिक्स का ही पार्ट है। वो क्या है, फिजिक्स का ही पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। वो क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग एटम और उसके अंदर की चीज़ के बारे में बात करते हैं। और ये जो क्या कहते हैं क्लास 11th का, जैसे कि आप बहुत सारा चैप्टर देखोगे, थर्मोडायनेमिक्स, वेव, ऑसिलेशन वगैरह। ऑसिलेशन तो पेंडुलम का, ये सब चलना, पेंडुलम वगैरह सब बड़ा बड़ा चीज़ है, वो सब बाहर से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं काइनेमेटिक्स वगैरह, मैकेनिक्स वगैरह, पूरा का पूरा पोर्शन जितना भी चैप्टर है 11th का, जैसे कि क्या कहते हैं मैकेनिक्स यानी कि काइनेमेटिक्स वगैरह सब है, मोशन इन 1D, वो सब चैप्टर तुम्हारा में क्या है, कार का चलना अध्ययन करेंगे, आदमी का चलना, ये सब सारा चीज़ तो सब बाहर से नग्न आँखों से जो चीज़ हमको दिखाई दे वो सब मेरा क्या है, वो सब चीज़ के बारे में अगर पढ़ेंगे तो क्लासिकल फिजिक्स, जो कि आँख से नहीं दिखाई देता है, ठीक है, छोटा छोटा चीज़ के बारे में जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब मेरा क्या कहलाता है, क्वांटम फिजिक्स। एटॉमिक लेवल पर यानी कि बहुत छोटे स्तर पर जो भी पढ़ाई करते हैं वो सब क्या कहलाएगा, क्वांटम फिजिक्स। और बड़ा बड़ा स्तर पर जो भी पढ़ाई करेंगे, जो कि आँख से नज़र आता है हमको, पेन का गिरना, ये सब चलना उलना, पेंडुलम वगैरह, लाइट, ये सब चीज़ का पढ़ाई करना, तो वो सब मेरा किस में आएगा, क्लासिकल फिजिक्स में आएगा। इस तरीके से तो पोर्शन में बांटा गया है फिजिक्स को, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक होता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में छोटा छोटा चीज़ के बारे में, मूवी वगैरह में सुने होंगे क्वांटम फिजिक्स के बारे में, अवेंजर्स वगैरह की मूवी वगैरह में बहुत सारा, या फिर एक एंटमैन एक मूवी था, उसमें भी क्वांटम लेवल पर बात किया गया है, ठीक है, छोटा छोटा चीज़। और क्लासिकल फिजिक्स में बड़ा बड़ा चीज़ का बात करेंगे, जो हमको आँख से साफ साफ दिखता है, ठीक। अब इससे आगे बात करते हैं, कुछ होता है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब आगे देखा जाए एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या होता है। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि क्या क्या चीज़ अच्छा लगता है हमको फिजिक्स के बारे में, क्या तो देखा जाए, सबसे पहली बात कि वी कैन अंडरस्टैंड डेली लाइफ फिनोमिना, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे दिनचर्या में जो भी घटनाएं घट रही है, यानी जीवन में जो भी घटना घट रहा है, जैसे ये पेन वगैरह है, या कहीं किसी चीज़ पर से ऐसे करके गिर जाता है, पानी वगैरह गिरा तो पूरा फैल जाता है। सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है आगे, पानी क्यों क्या कहते हैं फैलता है, अगर कहीं पर गिरा तो पानी वहीं क्यों नहीं रह गया, पूरा में फैल क्यों जाता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को आगे, सरफेस टेंशन नाम का चीज़ है, टॉपिक है, उसमें हम लोग को पढ़ना है क्लास 11th में ही, ठीक है। तो डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ जो भी घटनाएं हो रही है, वो सब हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि आखिर वो क्यों हो रहा है। ये सब चीज़ अच्छा एक फील कराता है हमको फिजिक्स पढ़ने के बाद। अच्छा, और एक बात, हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या, जब फिजिक्स का नॉलेज है हमको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, कर करके नया नया चीज़ सब निजात भी करते हैं क्या। अच्छा, और एक बात, हम लोग फिजिक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, फिजिक्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में, या डे टू डे लाइफ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो पढ़ाते समय उसका ये भी बताएंगे कि डे टू डे लाइफ में आप फिजिक्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्या बेनिफिट उठा सकते हो औरों के मुकाबले, जो लोग फिजिक्स नहीं पढ़े हैं और आप अगर फिजिक्स पढ़े हुए हो, तो उनमें अगर किसी काम को वो करते हैं और आप करते हैं तो किस तरीके से वो अलग होगा, इंटायरली डिफरेंट होगा। इस चीज़ के बारे में भी हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे फिजिक्स में, परत दर परत जब भी पढ़ते चले जाएंगे 11th 12th में हर समय सा, ठीक है। तो फिजिक्स को कैसे अप्लाई करना है आपके डे टू डे लाइफ वगैरह में ना, तो वो सब चीज़ भी हम समझाएंगे। और साथ ही साथ फिजिक्स वगैरह तो है, लोग साइंटिस्ट लोग तो टेक्नोलॉजी वगैरह बनाने के लिए भी अप्लाई करते हैं, और बहुत अच्छा चीज़ भी डेवलप कर दिए। पहले कंप्यूटर आता था बड़ा, अब छोटा होते होते तो लैपटॉप फ़ोन सब में कन्वर्ट हो गया क्या। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग जो है फिजिक्स अगर जानते हैं अच्छे तरीके से, तो फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो ये गूगल मैप है, गूगल मैप के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम लोग पहले ही गूगल मैप में सर्च कर लेते हैं, तो पता चल जाता है, हम लोग को बता देता है, सब फिजिक्स से नाप लेता है सारा डिस्टेंस, स्पीड, सारा चीज़, कि इतना डिस्टेंस जाने के बाद आगे एक ATM है जहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। तो पहले ही हमको पता चल गया कि आगे जाके राइट टर्न लेना है, तभी हमको आखिर हम जहाँ लक्ष्य पे जा रहे हैं, लोकेशन सेट कर दिए हैं, तो गूगल मैप के थ्रू कि इतना डिस्टेंस जाओगे आप, तो वहाँ के बाद आपको एक राइट टर्न लेना पड़ेगा, फिर आपको एक लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, तब आप वहाँ पहुँचोगे, और कितना डिस्टेंस है वो सब चीज़ भी बता देता है।
ना। साथ ही साथ के आगे जाम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये सब चीज़ भी गूगल मैप पे पता चल जाता है। जब अभी हम लोग सफ़र करते हैं तो गूगल मैप से ये सब चीज़ हम लोग देख देख करके भी काम करते हैं क्या। तो वो सब क्या हुआ, एक तरह से आगे क्या होने वाला है, आगे क्या है उसके बारे में पहले पता चल गया। फ्यूचर भी थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तभी तो क्या कहते हैं हम लोग बता देते हैं कि अच्छा 26-27 तारीख को क्या होगा, बारिश होने वाला है, या इतना इतना तारीख को बारिश होने वाला है, ठीक है। तो किसान लोग अपना क्या कहते हैं सावधानी रखें, ऐसा ऐसा रखें। कभी कभी मैसेज आते रहता है सरकार की तरफ से ये सब फ़ोन में ना, तो वो सब भी क्या है, कब बारिश होने वाला है, कब नहीं होने वाला है, मौसम के बारे में भी कल कैसा मौसम होगा आज ही हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस वजह से, फिजिक्स की वजह से ही ना। तो हम लोग फ्यूचर वगैरह को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन होता है। हाँ, अब देखा जाए फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन रहा है, ठीक है। तो देखा जाए जैसे कि अगर मान लो कुछ नया चीज़ हम लोग फिजिक्स में सीखते हैं, ये बहुत फेमस कोट है कि न्यू फिजिक्स गिव्स राइज टू क्या, न्यू टेक्नोलॉजी। अगर कुछ फिजिक्स में नया हम लोग सीखते हैं तो क्या करते हैं, उसके मदद से कुछ नया टेक्नोलॉजी आता है ना। अगर कुछ नया फिजिक्स में आया तो उससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नया टेक्नोलॉजी लाए। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए अगर बात करें, इसके लिए हम लोग जहाँ पर फिजिक्स से टेक्नोलॉजी जो इजाद किए हैं, तो उसमें आप देखो क्या कहते हैं, हम लोग एक जाने EM वेव के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जब जाने, हम लोग को पता चला इसके बारे में, तो इससे हम लोग बना लिए वायरलेस फ़ोन वगैरह। ये EM वेव के बारे में जाने, फ़ोन वगैरह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग पर काम करने वाला डिवाइस था। तो वेव के बारे में हम लोग जब पढ़ाई किए तो हम लोग को एक नया चीज़ पता चला, क्या नया फिजिक्स पता चला, क्या चीज़ पता चला भाई, EM वेव के बारे में। तो उससे हम लोग एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए ना। तो अगर कुछ नया फिजिक्स में पता चलता है तो उससे हम लोग कुछ नया टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। फिर हम लोग को पढ़ाई करते समय एक चीज़ पता चला सिलिकॉन चिप के बारे में, ठीक है। तो सिलिकॉन चिप के बारे में जब पता चला तो उससे हम लोग क्या एक फ़ायदा किए कि जैसे कंप्यूटर वगैरह होता था तो बहुत बड़ा बड़ा चीज़ था, उसको टेक्नोलॉजी के उसमें हम लोग नया चीज़ हमको पता चला तो हम लोग टेक्नोलॉजी में भी कुछ नया ईजाद किए और कंप्यूटर वगैरह को लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन ना, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन में और छोटा छोटा सुविधाजनक बना लिए ताकि कहीं भी लेकर के जाया जा सके। इससे हम लोग क्या किए, क्या कहते हैं, कंप्यूटर जो था मेरा कंप्यूटर, उसको हाई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किए। इसके बारे में हमको फिजिक्स में पहले पता चला था, तब हम लोग कंप्यूटर को किस में कन्वर्ट किए, लैपटॉप में ना, लैपटॉप में। उसी के बाद क्या, मोबाइल फ़ोन वगैरह में ना, या फिर लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, छोटा छोटा चीज़। देखते होगे ग्रीन कलर का इस तरीके का बोर्ड, मदरबोर्ड टाइप का ग्रीन कलर का ये बोर्ड नज़र सब आता होगा, कोई चीज़ खेलते होगे तो सिलिकॉन चिप होता है वो सब चीज़। यही सब क्या के बारे में हम लोग को पता चला तो हम लोग क्या किए, टेक्नोलॉजी का और निजात करते चले गए। फिजिक्स में कुछ नया चीज़ सीखे तो और नया नया चीज़ ईजाद करते चले गए ना। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो अगर नया फिजिक्स है वो एक नया टेक्नोलॉजी को जन्म देता है। फिर आगे एक बात देखो, आगे एक लाइन ये दिख रहा होगा आपको, क्या लिखे हैं कि नीड ऑफ टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स। जैसे टेक्नोलॉजी का ज़रूरत, यानी कि अगर हमको किसी टेक्नोलॉजी का ज़रूरत है, नीड ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्रिएट करता है क्या, क्रिएट्स न्यू फिजिक्स। कैसे, तो समझो। जैसे कि पहले के ज़माना में अगर भाप वाला इंजन चलता था, स्टीम इंजन, क्या कहते हैं, स्टीम इंजन चलता था, तो उससे क्या होता था कि हम लोग को बहुत कोयला वगैरह का खपत होता था भाप बनाने के लिए। आग से भाप बनता था, फिर इंजन चलता था, तो बहुत खर्च पड़ जाता था, बहुत ज़्यादा प्रदूषण वगैरह सब कुछ होता था। तो कुछ नया चीज़ चाहिए था, उसका एफिशिएंसी भी ज़्यादा नहीं था, हम लोग को बहुत कोयला जलाना पड़ता था, तब जा कर के थोड़ा बहुत जो भी गाड़ी चलता था, तो थोड़ा बहुत भी सफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा हमको कोयला खर्च करना पड़ता था। तो हम लोग को सोचे कि क्या कहते हैं, उसके बजाय कुछ अच्छा चीज़ होना चाहिए जिससे कि कम खपत में ही या कम खर्च में ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं यूज़ कर सके, आगे चल सके। तो फिर क्या हुआ, उस टेक्नोलॉजी का हमको ज़रूरत था, कुछ नया चीज़ का, तो नया चीज़ का ज़रूरत था, तो एक नया फिजिक्स का निर्माण हुआ। और फिर लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने फिजिक्स पढ़ा, और पढ़ा क्या, तो चैप्टर का नाम एक जानोगे, थर्मोडायनेमिक्स, डायनामिक्स। इससे बहुत क्वेश्चन होता है नीट वगैरह के एग्ज़ाम वगैरह में, ठीक है। जेई वगैरह में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी बन जाने वाला। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बहुत पढ़ाई किया गया, पढ़ाई करके फिर बनाया गया क्या, इंजन बनाया गया एक, और क्या कहते हैं, डीजल इंजन बनाया गया, ठीक है,
डीजल इंजन बनाया गया। डीजल इंजन बनाया गया किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करके भाई? तो पहले तो स्टीम इंजन था, भाप वाला इंजन, फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, उसमें और डिटेल सब कुछ सारा चीज़ करते पढ़ते जब डेप्थ में गए तब जाकर के समझ में आया कि हम लोग आगे चल करके एक डीजल इंजन भी बना सकते हैं ना। फिर डीजल इंजन बना, फिर और टेक्नोलॉजी निजात हुआ, पेट्रोल इंजन बना, फिर और ज़्यादा होते होते अब इलेक्ट्रिक इंजन बन चुका है क्या ना। तो टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे सब में भी क्या कहते हैं संसाधन जो था खर्च होता था बहुत, डीजल इंजन वगैरह में भी उसमें भी बहुत फ्यूल जलता था, तो फिर और टेक्नोलॉजी को निजात किया गया और निजात करते करते क्या किया गया, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से चलाने लगे ना। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डिमांड होता जाता है तो नया नया फिजिक्स का भी निर्माण होता जाता है। जैसे मान लो अगर आज के ज़माने में पूरा पेट्रोल ख़त्म हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी भी ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा, एक नया टेक्नोलॉजी जन्म लेगा क्या। तब टेक्नोलॉजी का यानी जीवन का क्या उद्देश्य रहेगा, एक नया डिमांड रहेगा कि नहीं भाई वो सब चीज़ के बजाय या तो गाड़ी वगैरह सब कुछ पानी पर ही चले। तो फिर क्या किया जाएगा, एक नया फिजिक्स का निर्माण होगा, फिजिक्स वगैरह सब कुछ सारा चीज़ को लोग पढ़ेंगे इसमें और डेवलप करेंगे और करके और फिर कुछ नया चीज़ का खोज कर लेंगे। सोलर प्लेट सिस्टम वगैरह सबको निकालेंगे। अगर सोलर प्लेट सिस्टम वगैरह का क्यों निर्माण हुआ, क्योंकि फ्यूल वगैरह को ख़त्म होने का चांसेस था, तो टेक्नोलॉजी का डिमांड था, यानी कि संसार का डिमांड था कि एक ऐसा भी चीज़ ज़रूर आना चाहिए जिसमें ईंधन वगैरह फ्यूल वगैरह का खर्च ना हो और मुफ्त में ही बिजली वगैरह पैदा करके कार वगैरह भी चले। तो सोलर प्लेट वगैरह से लगा करके कार के छत पे और सूरज की रोशनी से ही चार्ज होता है और उसके वजह से फिर कार वगैरह चलता है। तो ये सब चीज़ का भी निर्माण हुआ, तो एक नया फिजिक्स आया ना। तो जैसा जैसा संसार में अगर कुछ भी ज़रूरत महसूस होगा लोगों को, तो उसके हिसाब से और भी फिजिक्स में डेवलपमेंट होता चला जाएगा ना। लोग अभी भी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई करते चले जा रहे हैं हर चीज़ के बारे में, ताकि फिजिक्स के बारे में और ज़्यादा जाने, तो नया नया टेक्नोलॉजी लाए। और अगर जब भी टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ेगा तो फिजिक्स में और भी निजात होता चला जाएगा ना। तो ये चीज़ है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का एक दूसरे के साथ बहुत अहम रोल है कि अगर फिजिक्स में हम कुछ नया सीखते हैं तो उससे नया टेक्नोलॉजी जन्म ले लेता है, कुछ नया चीज़ बनाते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी को ज़रूरत है किसी नई चीज़ की, तो हम लोग फिजिक्स को और पढ़ते हैं और पढ़ करके डिटेल और आगे काम करते हैं ना। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप। लिए चलो आगे बात करते हैं लास्ट तक। अब हम लोग लास्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। कुछ फंडामेंटल फोर्स है जो कि इस पूरे संसार में काम करता है, उसी से ही बाकी सारा फोर्स सब बना हुआ है, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, ये कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, यही सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह का ही पार्ट होता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते होगे आप ना, ये क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमजोर न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार तरह का ही फोर्स प्रकृति में पाया जाता है, इसी से ही हर तरह का फोर्स वगैरह डिफाइन किया हुआ है। हर फोर्स के पीछे यही सब फोर्स, कोई ना कोई फोर्स काम करता है। तो प्रकृति में सिर्फ यही मेन जो है चार तरह का फोर्स होता है, ठीक है। बाकी जितना भी फोर्स तुम देखोगे सब फोर्स के पीछे यही सब फोर्स इन्वॉल्व है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स के पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही रूप है वो फ्रिक्शन फोर्स भी। अच्छा चलो देखेंगे आगे वो सब चीज़ भी। देखो जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ये चारों तरह का फोर्स, ये बेसिक फोर्स है। इसमें से सबसे कमजोर ये होता है, उससे ज़्यादा ताकतवर ये होता है, उससे ज़्यादा ताकतवर ये होता है, उससे भी ज़्यादा ताकतवर ये होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर ये होता है। अगर ये एक है तो ये इसका ये जो है 1/100 टाइम्स होगा, और इसका अगर ये बात करें तो ये जो है 1/10⁻13 उसका 1/10⁻13 गुना छोटा होगा। और उसका ये बात करें तो 1/10⁻38 टाइम्स इतना गुना छोटा होगा। इस फोर्स का न्यूक्लियर फोर्स के तुलना में ये फोर्स 1/10⁻38 टाइम्स छोटा होता है। जैसे कि आप देखो ये चीज़ है, तो इस पर फोर्स लगा, नीचे की तरफ गिरा, तो इस फोर्स को आप देख सकते हो ना, इससे कितना ज़्यादा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना गुना बड़ा होगा न्यूक्लियर फोर्स, इसका 10⁻38 गुना इतना बड़ा ये न्यूक्लियर फोर्स है ना। क्योंकि उस न्यूक्लियर फोर्स का 1/10⁻38 टाइम्स तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे 10⁻38 गुना छोटा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स उससे इतना छोटा है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल ये फोर्स न्यूक्लियर फोर्स मेरा कितना बड़ा हुआ होगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो अपने आप में हम लोग को तो बहुत ज़्यादा लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या तब ना छोड़े गिर गया दिखता हुआ दिखाई देता है, फोर्स लगता हुआ दिखाई देता है। तो इसकी तुलना में वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ना।
ये वीक फोर्स नाम में वीक है, लेकिन ये होता क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स से लेकिन तगड़ा होता है। ठीक है, तो एक चीज देखो, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और एक बात हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, एक्ट बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन यानी बीच, एक्ट बिटवीन टू मासेज ना, जैसे m1 और m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो जो फोर्स लगता है Gm1 m2 बाय क्या r² लगता है। ये सब 9th में पढ़े होंगे ये सब चीज़ ना, ये सब है, और बहुत ही कमजोर फोर्स होता है, और लेकिन ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज कहने का मतलब हो गया बहुत दूर दूर, जैसे अर्थ और सन के बीच में भी काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स हो गया। अच्छा, वीक फोर्स की बात करें तो इसके बारे में हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है, पढ़ाई नहीं करना है, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। ठीक है, और अच्छा एक बात और जानो, ये जो है जैसे कभी सुने होंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में ना, क्या कहते हैं रेडियो सक्रियता ना, रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानने होंगे, वहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा डीके होता है। तो इन बीटा डीके, जब बीटा डीके होता है तब उस समय क्या कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स वगैरह काम करता है बिटवीन यानी किसके किसके बीच में, बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स। न्यूट्रिनो वगैरह बनता है, न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है जिसके पास ना ही मास होता है ना ही चार्ज होता है ना, अजीब तरीके का ये पार्टिकल है। तो क्या कहते हैं न्यूट्रिनो के बारे में भी हम लोग को क्या कहते हैं ऐसे चर्चा होगा केमिस्ट्री वगैरह में भी, फिजिक्स में भी हम लोग क्या कहते हैं ये रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ेंगे तब अल्फा डीके बीटा डीके गामा डीके डिस्कस करेंगे, तो बीटा डीके जब बात करेंगे तब न्यूट्रिनो का चर्चा होगा बस, लेकिन वीक फोर्स वगैरह के बारे में नहीं बात करेंगे। वीक फोर्स क्या कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, और क्या कहते हैं इसका जो रेंज होता है वो 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर के बीच काम करता है। तो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 ये तो बहुत छोटा रेंज हो गया ना एटॉमिक लेवल पर, वो एटम के अंदर ही काम करता है, इसलिए इसको न्यूक्लियर फोर्स कह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, न्यूक्लियस एकदम न्यूक्लियर लेवल पर काम करता है, क्वांटम लेवल पर काम करता है, ऐसा बोल सकते हैं ना, छोटा चीज़ मतलब क्वांटम फिजिक्स, तो क्वांटम फिजिक्स में ये सब चीज़ पर बात करना होता है ना, क्वांटम लेवल पर काम करता है, बहुत छोटा सा चीज़ है, बहुत थोड़ा डिस्टेंस पे काम करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस पे वीक फोर्स मेरा काम नहीं करता है। वीक फोर्स के बारे में ऐसा माना गया है कि दुनिया का जो निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड ये सृष्टि जो बना है, उसमें भी वीक फोर्स का ही काम पड़ा है, वीक फोर्स के ही वजह से सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे ये सब हमको सिलेबस में उतना पढ़ना नहीं है। अच्छा, आगे एक बात जानो आप, जैसे कि क्या कहते हैं ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी तुलना में ये थोड़ा सा बड़ा होता है। ये क्या होता है, दो चार्ज के बीच लगता है, प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो या फिर प्लस माइनस हो, दो चार्ज के बीच काम करता है ना। क्या लिख सकते हैं कि एक्ट बिटवीन टू चार्जेस, ये दो चार्ज के बीच काम करता है, और ये अपने आप में एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। अगर 1 कूलम चार्ज यहाँ रखे, 1 कूलम चार्ज अगर 30 किलोमीटर दूर रखे तो उन दोनों के बीच भी फोर्स लगेगा। बड़ा बड़ा चार्ज होना चाहिए, जैसे कि मास की बात करें तो मेरे और तुम्हारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हम भी और तुम भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों का मास बहुत छोटा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो कम हो लग रहा है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, क्या कहते हैं अर्थ और सन के बीच देखो तो 15 करोड़ किलोमीटर का दूरी है, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि 15 किलोमीटर डिस्टेंस तो है, लेकिन मास तो बहुत तगड़ा है ना। तो अगर फील करना चाहते हो दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो उसके लिए मास भी तो तगड़ा होना चाहिए ना, मास ज़्यादा रहेगा तभी ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं क्या चार्ज वगैरह के लिए बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का लॉन्ग रेंज फोर्स है ना, तो लॉन्ग रेंज फोर्स से दो मास के बीच काम करता है, अर्थ और सन के बीच काम करता है। उसी तरीके से दो चार्ज के बीच काम करने वाला भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी मेरा क्या है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। अगर बड़ा बड़ा चार्ज रहेगा अमाउंट में तब भी इन दोनों के बीच काम करेगा। दूरी भले ही बढ़ा ले, लेकिन तब हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज का अमाउंट अगर ज़्यादा करेंगे तो लगेगा दो चार्ज के बीच फोर्स। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो काम नहीं करता है। ये न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही सिर्फ काम करता है ना। और ये जो है दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। और ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है ना। अच्छा, फिर इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करें अगर, तो ये क्या कहते हैं, ये क्या होता है, एक्ट इनसाइड दी
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर काम करता है और बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये सब पर काम करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। दो प्रोटॉन की बात करें तो दोनों प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होना चाहिए, तो बहुत करीब में है तो बहुत तगड़ा रिपल्सन होना चाहिए, तो न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस को के स्टेबिलिटी के लिए, न्यूक्लियस को संभाल कर रखने के लिए न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जो कि दो प्रोटॉन का आपस में बांध करके रखने का काम करता है। और ये न्यूक्लियर फोर्स हमेशा ऑलवेज क्या है, एट्रैक्टिव होता है, हमेशा एट्रैक्टिव होता है। और ये एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों होता है। ये दो चार्ज के बीच एट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ऑलवेज एट्रैक्शन, हमेशा एट्रैक्शन होगा ना, दो मास के बीच हमेशा क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें, यानी कि दो चार्ज के बीच लगने वाला एट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ये फोर्स भी मेरा बहुत कम डिस्टेंस पे काम करता है। रेंज जो है इसका, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। शॉर्ट रेंज कहने का मतलब 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर के बीच काम करता है, बहुत छोटा सा फोर्स होता है। न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए ये मेरा जिम्मेवार है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप फटाफट से, लिए? चलो ले लिए ना स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। ये इस तरीके से हमको थोड़ा बहुत बस चीज़ जानना था तो हल्का फुल्का बस जान लिया, और ऐसा कोई खास चीज़ है नहीं। इसमें कुछ याद रखो या नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो हम लोग डिटेल में हर सारा चीज़ को तो पढ़ेंगे ही। ये बस टोटल हो गया फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। अब हम लोग को कुछ इसमें नहीं डिस्कस करना है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डे से अब अपना क्या करेंगे, क्लास 11th फिजिक्स का जो एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर तो हो गया, दूसरा चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, वहाँ से नीट वगैरह में कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, और अगर उसको पढ़ोगे आप तो क्लास 12th के फिजिक्स वगैरह में भी आपको छोटा छोटा चीज़ में काम पड़ेगा उसका। ठीक है, तो बहुत आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसको हम लोग नेक्स्ट डे से अब स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं। जो भी पढ़े बस इसको कॉपी में करके रखो, याद हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, आगे हम लोग सब डिटेल में सारा चीज़ पढ़ते चले जाएंगे बस।